तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, आज हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विद्युत चैप्टर को कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोधकों का संयोजन। अच्छा, ये विद्युत प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है भाई, विद्युत प्रतिरोधकों का संयोजन दो तरीके से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है, यहाँ से डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, विद्युत प्रतिरोधक किसे कहते हैं या विद्युत प्रतिरोधकों का संयोजन क्या होता है। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकों के मान में कमी या अधिकता करने के लिए हम उनका संयोजन कर देते हैं, यानी उनके मान में हम या तो कमी या अधिकता करने के लिए विद्युत प्रतिरोधकों का संयोजन इसीलिए किया जाता है। और विद्युत प्रतिरोधकों का संयोजन में अधिकता कब होगी और कमी कब होगी, ये बात भी हम आपको बताऊंगा जब इन दोनों को हम कराऊंगा। तो साथियों, सबसे पहली बात, आज के इस क्लास में हम करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और ये क्लास हम कल करेंगे। ध्यान समझ लीजिए, आज हम करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और यहाँ पर भाई देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन जो है हमें केवल इसका डेफिनेशन पढ़ने से और इसका सूत्र लिखने से हमारे पेपर में काम नहीं बनेगा। हमें इनको सिद्ध करना पड़ेगा। श्रेणी क्रम संयोजन को हमें श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। लगातार भाई कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कर करके जाके आप देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर को एक बार उठाइए भाई, जा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भाई एक ना एक सेट में जरूर आया है। अभी 2025 में भी एक ना एक सेट में श्रेणी क्रम संयोजन आया है भाई। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, अगर ये वाला आ गया तो पेपर में ये वाला नहीं आएगा, यानी दोनों में से कोई एक आएगा, ये बात पक्की है भाई, किसी भी सेट में आ सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का है और कल की क्लास में बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन का डेफिनेशन क्या कहता है और उसके बाद इसका मैं सिद्ध भी कराऊंगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र कैसे लाया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का डेफिनेशन। तो देखिए साथियों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ये बात समझ लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। कैसे होता है देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो डेफिनेशन आप खुद बना करके लिख सकते हैं। देखिए, हमें क्या कहा गया है, हमें यह कहा गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जो पहला प्रतिरोध है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, वो अगर हम एक अगला प्रतिरोध बनाएंगे तो उस अगले प्रतिरोध को हम पहले सिरे से जोड़ देंगे। यहां पर बताता हूं, ध्यान समझिए क्या है। ये मान लीजिए क्या है, पहला प्रतिरोध है, ये क्या है, पहला प्रतिरोध है। और ये श्रेणी क्रम संयोजन ये कहता है कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ये प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा, अगर हम दूसरा कोई प्रतिरोध बनाएंगे तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा देखिए, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और एक प्रतिरोध और बना करके दिखाते हैं, ये भी क्या है, दूसरा सिरा से जुड़ा है। ध्यान देने वाली बात यहां पर है, ध्यान समझिए। यहां पर कहा गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ये पहला प्रतिरोध, मान लीजिए ये क्या है, R1, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है, ये क्या R3 प्रतिरोध है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये बातें यहां पर समझ लेते हैं तो डेफिनेशन एकदम आसान हो जाएगा भाई। देखिए क्या कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखिए यहां पर ये तीसरा प्रतिरोध जो है, ये तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जो है वो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ रहा है।
जुड़ रहा है ना भाई। यही हमारा डेफिनेशन बन करके तैयार होता है। डेफिनेशन एक बार फिर से समझिए, यानी श्रेणी क्रम संयोजन ये कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ये दूसरा प्रतिरोध है और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये इसके दूसरे सिरे से जुड़ गया। यही कहता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान समझिए। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार देखिए मैंने क्या बताया, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। क्या हो? दूसरे प्रतिरोध के दूसरे पहले सिरे से जुड़ा हो। मैंने देखिए क्या बताया, ये भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, पहले यहां पर समझ लीजिए क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का ये जो दूसरा सिरा है ना, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। देखिए जुड़ा है कि नहीं? हाँ भाई जुड़ा है। अच्छा ये बातें तो हो गई। अच्छा इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा बहती है। अच्छा मान लीजिए इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, यहां पर ले जाकर के मैंने बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी में मैंने कितने वोल्ट का विभवांतर, मतलब कितने एम्पियर की धारा, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा 10 वोल्ट की बैटरी में यहां पर कितने एम्पियर की धारा जा रही है? मान लीजिए 10 एम्पियर की धारा जा रही है। क्या है? 10 एम्पियर की धारा आई जा रही है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जितना यहां पर धारा होगी उतना ही यहां पर धारा होगी, उतना ही यहां पर और उतना ही इस प्रतिरोध में। कहने का यह मतलब है कि प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा जाएगी। अच्छा तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है। क्या होता है? समान धारा बहती है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने चित्र बना करके भी समझा दिया और यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिया। हालांकि ये चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन इसको भाई रिवाइज करना पड़ेगा, इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं अब आगे चलता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से भाई हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा कोई साल नहीं गया ना कि श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन से हमारे पेपर में क्वेश्चन ना बना हो भाई, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बनता है। और ये एक ऐसे टॉपिक है भाई, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं अब श्रेणी क्रम संयोजन का
तुल्य प्रतिरोध क्या होता है उनको हम सिद्ध करके बताते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का, मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है और इसका दूसरा सिरा है, और दूसरा सिरा का ये क्या है, दूसरा कोई प्रतिरोध है, इसके पहले सिरे से जुड़ जा रहा है, यही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। और इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा बहती है। बस इतनी बातें आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद भाई श्रेणी क्रम संयोजन को सिद्ध करना और उनका तुल्य प्रतिरोध अभी भाई आपको बहुत आसान शब्दों में दे दूंगा लिख करके, क्योंकि देखिए ये डेफिनेशन इतने आसान शब्दों में लिखा गया भाई। और देखिए एक टीचर का कर्तव्य वही है कि किताब में दी हुई चीज़ों को, जो कठिन चीज़ें हैं उनको आसान बना दे, यही टीचर का काम होता है भाई। हालांकि किताब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्यों मास्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि मास्टर भाई एक टीचर जो होता है वो उन चीज़ों को आसान करके देता है आपको। तो देखिए अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे सिद्ध किया जाता है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए भाई श्रेणी क्रम संयोजन को अब मैं सिद्ध करता हूं। तो सबसे पहली बात आपको सिद्ध करने के लिए ये बनाना होगा, क्या होगा, इसमें 3 प्रतिरोधकों को बनाना होगा। अच्छा मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध क्या है, R1 है, ये क्या है, पहला प्रतिरोध R1 है, और ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। ध्यान से समझिएगा, इसी चित्र के माध्यम से भाई ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहली बात यहां पर क्या है, R1 R2 और R3 को माना। अच्छा R1 क्या है, ये क्या है, R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3 प्रतिरोध है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नीचे क्या होगा, मतलब ये R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V1 है। अच्छा ये R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V2 मतलब V1, और R2 सिरों के बीच के प्रतिरोध के जो सिरों का बीच का विभवांतर है ये क्या है, V2 है। अच्छा और R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V3 है, क्या है, V3। और मैंने आपको अभी डिफिनेशन में एक बात बताई कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर में एक समान धारा I बहेगी, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन जब समांतर क्रम संयोजन हम बताएंगे तो उसमें धारा अलग अलग बहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए V वोल्ट की कोई बैटरी है, क्या है, V वोल्ट की कोई बैटरी है। अच्छा और यहाँ से धारा I जा रही है, इसमें क्या हो रही है, धारा I जा रही है, और ये धारा बहते बहते यहाँ से आते 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 ये धारा यहाँ पर आ गई। ये तीर को ध्यान दीजिएगा, हमेशा धारा प्लस से पहली बार जाती है, उसके बाद ये कहा माइनस वाले में आकर मिल जाती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने V वोल्ट की एक बैटरी ली जिसमें I धारा बह रही है, और देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा बहेगी, क्योंकि इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हमें सिद्ध करने के लिए कुछ बातें लिखनी होंगी। वो बातें क्या लिखनी होंगी, पहले मैं मुख से बोल करके बता देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैंने माना, क्या लिखेंगे, माना R1 R2 R3 प्रतिरोध को चित्र अनुसार जोड़ दिया। ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर हमारे पेपर में पूछ लेता है श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सिद्ध कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, इनका सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, माना R1 R2 और R3 को चित्रानुसार जोड़ दिया। अच्छा तो R1 R2 R3 के सिरों के बीच के विभवांतर V1 V2 और V3 हैं। जो भाई यहाँ पर चित्र में है वही चीज़ें लिखना होगा, और भाई इतने आसान शब्दों में कहीं आपको मिलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना R1 R2 और R3 को चित्र अनुसार जोड़ दिया मैंने। जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है ये हम नहीं बताएंगे कि मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं अभी ना, मैंने चित्र के अनुसार जोड़ दिया। अब क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 के सिरों के बीच का विभवांतर V1 V2 और V3 है। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा I बह रही है। ये बातें भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा I बह रही है। तो हम क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 में उत्पन्न विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है IR। देखिए यहाँ पर क्या होता है, R बराबर होता है V बटे I के। R बराबर क्या होगा, V बटे I के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R, या R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I के। यहाँ पर R बराबर क्या है, यहाँ पर R बराबर है V बटे I के। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR के।
क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा IR के। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने तिर्यक गुणा किया है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हों तो मैं इसको लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं इसको लिखा लिखाया ला रहा हूं, उसके बाद यहाँ पर हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से सिद्ध कराऊंगा। क्योंकि मैंने देखिए जो लिखना था मैंने मुख से बोल करके बता दिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या माना R1 R2 R3 को चित्रानुसार जोड़ दिया, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को चित्रानुसार जोड़ दिया। R1 R2 R3 के सिरों के बीच के विभवांतर V1 V2 V3 हैं। अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा I बह रही है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 में उत्पन्न विभवांतर क्या है। अभी उनको विभवांतर को भी हम देखेंगे, लेकिन जितना बातें मैंने बताया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा कि माना 3 प्रतिरोधक, ये क्या है R1 R2 R3 को मैंने चित्र के अनुसार जोड़ दिया, जैसे हमें चित्र में दिया है वैसे हमने जोड़ दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 है। ये बातें मैंने मुंह से बताई कि नहीं, अभी आपको बताई भाई, देखा। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ये क्या है, R1 R2 R3 के सिरों के बीच के विभवांतर V1 V2 और V3 हैं। अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोधक में एक समान धारा I बह रही है, क्योंकि इसको हमने सीधे सीधे जोड़ दिया और इसमें एक समान धारा I ही बहेगी। अच्छा, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि भाई देखिए मैंने इसको इसलिए लिख कर लाया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और मैंने इसको पहले मुख से बोल करके बता दिया, उसके बाद लिख करके लाया। क्योंकि भाई देखिए खामा खा में अगर मैं लिखता भाई तो ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होता, इसलिए मैंने लिख करके ला दिया। अब आगे जितनी कॉन्सेप्चुअल वाली बातें हैं उसको मैं यहाँ पर वीडियो के साथ में कराऊंगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1 R2 और R3 में जो उत्पन्न विभवांतर ये V1 V2 V3 हैं, इसको हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्या लिखेंगे R1 R2 R3, तो R1 R2 तथा R3 में उत्पन्न विभवांतर क्या है। विभवांतर, अच्छा विभवांतर V बराबर होता है क्या IR, मैंने आपको बताया। पहले हम ये R1 प्रतिरोध में विभवांतर को देखेंगे, उसके बाद R2 में, उसके बाद R3 में। सबसे पहले V1 क्या होगा, V1 में विभवांतर क्या है, हम एक बात जानते हैं, V बराबर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा I बह रही है, तो I हो गया। और R क्या है, ये 1 प्रतिरोध है। ये समीकरण नंबर पहला हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि V1 बराबर होगा IR1 के। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि देखिए मैं R1 R2 R3 के एक एक करके इनके बीच में विभवांतर को ज्ञात करूंगा। चूंकि V बराबर होता IR और ये हम पहले प्रतिरोध में ज्ञात कर रहे हैं, तो V1 बराबर होगा IR1। ये बातें आपको क्लियर हैं। देखिए यहां पर एक बात लिख लीजिए नोट में, नोट में क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में, ताकि आपका भाई कोई डाउट ना रह सके। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, जो धारा I का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये V वोल्ट की कोई बैटरी है, इससे धारा I जा रही है, और प्रत्येक प्रतिरोध में जो होगा वो एक समान धारा I ही बहेगी, क्योंकि भाई इसको मैंने सीधे सीधे जोड़ दिया है। अच्छा, और जो V यानी विभवांतर होगा, विभवांतर का मान असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए भाई मेरा फ़र्ज़ है हर एक बातें आपको बताना, ऐसी कोई भी चीज़ ना छूटे जो आपको मैंने बताई ना हो, और मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है भाई। देखिए मैंने क्या बताया, R1 R2 R3 में उत्पन्न जितना भी विभवांतर है पहले R1 में ज्ञात करेंगे, उसके बाद R2 में, उसके बाद R3 में। मैंने ये V1 बराबर क्या हो गया IR1। अब दूसरे प्रतिरोध में हम विभवांतर को ज्ञात करते हैं, V2 बराबर हो जाएगा IR2 के। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब R3 प्रतिरोध के बीच में विभवांतर को ज्ञात करते हैं, यानी V3 बराबर हो गया IR3। ये समीकरण नंबर 3। मैंने देखिए क्या बताया,
मैंने अभी कुछ नहीं बताया भाई, मैंने ना के बराबर चीज़ें बताई हैं। और मैं भाई धीरे धीरे करके ना आपको अभी एक बार में आंसर ला करके दे दूंगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया, R1 R2 R3 प्रतिरोध को मैंने सीधे सीधे जोड़ दिया। R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर V और V2 और V3 है, इसी प्रकार से जोड़ा है मैंने। तो हम लिखेंगे R1 R2 R3 में उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर होगा IR2 के और V3 बराबर होगा IR3 के। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर, क्या लिखूंगा, बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर, बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर। मैं बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर को ज्ञात करने जा रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर, विभवांतर को मैं किससे लिखता हूं, विभवांतर को लिखता हूं V से। V बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला विभवांतर, दूसरा विभवांतर और तीसरा विभवांतर को जब जोड़ देंगे तभी तो हमें पता चलेगी कि बैटरी में कुल कितना विभवांतर है। यहां पर हमें बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर को ज्ञात करना है। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस में V2 और प्लस में हो जाएगा V3 के। अच्छा, इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई भाई। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, क्योंकि समीकरण 1 बराबर है IR V1 बराबर, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, IR1 लिख देंगे और V2 के स्थान पर लिख देंगे IR2 और V3 के स्थान पर लिख देंगे IR3। ये हम कहां से लिख रहे हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूं। तो देखिए मैंने क्या बताया, बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर क्या है, V बराबर V1, V2 और V3, और यहां पर हम लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से। यहां पर मैं बात क्या लिखूंगा, समीकरण 1, 2 और 3 से। ये V बराबर V1 बराबर क्या है IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 है। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया भाई। यहां पर लिखेंगे मैं समीकरण नंबर 1 समीकरण 1, 2 और 3 से। ये बातें मैं समीकरण 1, 2 और 3 से कह रहा हूं। अच्छा, अब देखिए V बराबर हो जाएगा IR1 IR2 प्लस में IR3, तीनों में कॉमन क्या है I। अच्छा, तो यहां पर मैं V बराबर लिख सकता हूं, I को कॉमन ले लिया और कोष्टक में हो गया R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। इतनी बातें समझ में आई आपको कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर कुछ नहीं करना है, हमें दिया था, हमने बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर ज्ञात कर लिया, हमने V1 की वैल्यू यहां पर रख दी, V2 की और V3 की, ये हमने समीकरण 1, 2 और 3 से रखा है। अच्छा, V बराबर हमने तीनों में I कॉमन आ रहा है तो मैंने I को कॉमन ले लिया, तो हो गया R1 R2 और R3। बस भाई हमारा आधा काम हो चुका है और आधा काम और करना बाकी है। ध्यान से समझिएगा इसको भाई, सीक्वेंस वाइज से आप लिखिएगा। मैं यहाँ पर जगह की कमी के नाते इसको इरेज करके लिख रहा हूँ। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यदि R1 R2 और R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R हो तब क्या होगा। अच्छा, ये बातें निकल कर आई भाई। यदि मान लीजिए, पहले मैं इसका चित्र बना दे रहा हूँ, यदि R1 R2 R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R होता तब क्या होता। अच्छा, यहां पर अगर केवल R होता तब क्या होता, ये बातें हमें यहां पर लिखनी पड़ेंगी। यदि R1 R2 और R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R हो, क्या लिखेंगे। मैंने देखिए क्या बताया है, मैंने ये बताया यदि R1, ये R1 R2 और R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध क्या हो, R हो।
अच्छा, केवल स्थान पर केवल एक प्रतिरोधक आर हो, केवल एक प्रतिरोधक आर हो। अच्छा, तब क्या होगा? अगर आर हो तो बी बराबर होगा आई आर के। क्या हो जाएगा? वी बराबर आई आर के होगा कि नहीं? होगा भाई, क्योंकि यहां पर अगर एक प्रतिरोध है तो यहां पर इसके बीच में एक ही विभवांतर भी होगा, वी होगा। अच्छा, तो वी बराबर हो गया आई आर के, क्योंकि हमने यहां पर विभवांतर को ज्ञात कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे? इस वी के स्थान पर मैं इतना लिख सकता हूं कि नहीं? आई आर लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं भाई। तो यहां पर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा, i को कॉमन लिया है, R1 R2 R3 के। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आई आर के, आई आर बराबर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा i कोष्टक में लिया है R1 R2 R3। ये हमने कहां से लिया है? चूंकि v बराबर है आई आर के। v बराबर किसके है? v बराबर है आई आर के। देखिए यहां पर मैं भाई सिद्ध कराने के साथ साथ एक लिखने का बेहतर तरीका भी बता रहा हूं, और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई। देखिए ये i से ये i कट गया, कटा कि नहीं? हाँ भाई कट गया। तो r बराबर आ गया R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। यही श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध है, और यहां पर यह जो है वो सीरीज होता है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। यही हमारा R का जो है वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। यही हमारा श्रेणी क्रम का क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक की बातों में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो नीचे आप लिख देंगे क्या? जहां R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। जहां R जो है वो क्या है? तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है या तुल्य प्रतिरोधक है। इतनी बातें आपको बताइए समझ में आ गई कि नहीं? कौन सा आर? ये वाला आर, यही आर क्या है? तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया। अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हो तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया। देखिए मैंने क्या बताया? मैंने सबसे पहले एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने तीन प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम क्या होता है? इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये बातें तो मैंने इसका डेफिनेशन बताया, लेकिन डेफिनेशन बताने के बाद मैंने ये बताया कि माना मैंने R1 R2 और R3 को चित्र अनुसार जोड़ दिया। R1 R2 और R3 के बीच में उत्पन्न विभवांतर V1 V2 और V3 हैं। इतनी बातें मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि R1 और R2 और R3 के बीच में उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर हो गया IR1 के, ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अच्छा, V2 बराबर हो गया IR2 की, ये समीकरण 2 मान लिया। और V3 बराबर हो गया IR3 की, ये समीकरण नंबर 3 मान लिया। और मैंने ये भी बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक समान धारा I बहेगी प्रत्येक प्रतिरोध में, और जो विभवांतर होगा उसका मान असमान होगा। ये बातें मैंने नोट में लिखवाई। अच्छा, जितना मैंने बताया उसको रिवाइज कर रहा हूं भाई। उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद मैंने ये बताया कि बैटरी में उत्पन्न कुल विभवांतर क्या होगा? बैटरी में उत्पन्न विभवांतर V बराबर हो गया V1 V2 और V3। अच्छा, उसके बाद मैंने V1 और V2 और V3 का मान लिखा। ये मैंने कब से लिखा? समीकरण 1, 2 और 3 से लिख दिया। अच्छा, उसके बाद तीनों में जो कॉमन आ रहा था वो क्या था? आई को मैंने कॉमन ले लिया। आई को कॉमन लेने के बाद मैंने कहा कि यहां पर भाई अगर R1 R2 और R3 के स्थान पर अगर केवल एक प्रतिरोध R हो तो उनके बीच में विभवांतर भी V होगा। उसके बाद V बराबर हो गया IR के। ये बातें समझ में आई? V बराबर क्या हो गया? IR के हो गया। अच्छा, जब V बराबर IR हो गया तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? V के स्थान पर लिख दिया IR। I से I कैंसिल हो गया और R बराबर आ गया R1 R2 और R3, जहां पर R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। बस इतनी बातें भाई मैंने जितना अभी बताया उसको 2 मिनट में भाई रिवीजन कर दिया भाई। 2 मिनट में केवल मुंह से बता करके आपको बता दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करिएगा, दबा के प्रैक्टिस करिए भाई। हर एक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं।
देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रश्न में कहता है कि चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये हमें भाई कौन सी श्रेणी में सबसे पहले दिए गए हैं ये बात हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पहला प्रतिरोध है और पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। अच्छा, श्रेणी क्रम में है तो हम भाई फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें क्या दिया है, R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 5 ओम। ये आप चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैं लिख देता हूं क्योंकि मैं विस्तार में करवा रहा हूं। या R1 बराबर कितना दिया है, 3 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 5 ओम। अच्छा, तो इसका भाई तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र मैंने क्या बताया, RS बराबर हो जाएगा R1 बराबर कितना है, यहाँ पर लिख देंगे R1 प्लस में R2 और प्लस में क्या लिख देंगे R3। अच्छा, R यस ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। R1 बराबर कितना है, 3, 4 और 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस में 4 ओम और क्या हो जाएगा 5 ओम। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना ओम निकल कर आएगा भाई, कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 या 4 3 7 5 12 हो गया। कितना ओम आ गया, 12 ओम निकल करके ये आंसर आ गया। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको चाहे ऐसे लिखिए चाहे ओम आप लिख सकते हैं ऐसे, ओम दोनों सही है। अच्छा, ये पहले का मैंने बता दिया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, इसको भी ध्यान से देखिए। ये क्या है, एक पहला प्रतिरोध है और ये पहला प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, मतलब ये समांतर नहीं है, ये सीधा ही है। अगर इसको मैं फैला दूं ऐसे, ये क्या है, ये टेढ़ा है, अगर मैं इसको फैला दूं ऐसे तो ऐसा ही बनेगा। इसको मैंने फैला दिया, इन दोनों सिरों को पकड़ा और ऐसे फैला दिया तो ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके से बन गया। बना कि नहीं बना, ये क्या हो गया, माइंड मैप। इसको ध्यान रखिएगा। ये कितना है, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 2 ओम, मतलब ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये कितना है, 2 ओम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध मैं सीधे डायरेक्ट करा देता हूं, RS बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस में 4 ओम और प्लस में 2 ओम निकल करके आ गया। ये क्या हो गया, 2 ओम। अच्छा, ये तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आया, 2 4 और कितना हो गया 2। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 ओम निकल करके आ गया आंसर। यहाँ तक कि भाई कोई डाउट आपको तो नहीं होगी क्योंकि ये भाई एकदम सामान्य सी चीज़ें हैं। मैंने जब फॉर्मूला इनका सिद्ध करवा दिया और मैंने बताया ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो तीनों को आपस में जोड़ दो, बस काम खत्म। और ये भी क्या है, ये भाई कुछ हमें बझाने के लिए दिया गया था, लेकिन भाई बझना तो नहीं है, हमें तो बझना नहीं है। ये क्या है, इसको मैंने दोनों सिरों को पकड़ा और पकड़ के इसे खींच दिया और खींचा जब तो कुछ इस तरीके से बन गए। अच्छा, जब इस तरीके से बन गए मैंने देखा कि ये पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, यहाँ पर सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। और मैंने श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया, RS बराबर R1 R2 और R3 को तीनों को आपस में जोड़ दिया, ये बन करके इतना ओम निकल करके आ गया। तो साथियों बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने आज की वीडियो में मैंने श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा बताया और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध को बता दिया। अब मैं जब अगली वीडियो में आऊँगा तो मैं समांतर क्रम संयोजन को बताऊँगा और समांतर क्रम संयोजन के परिभाषा के साथ साथ उसका मैं तुल्य प्रतिरोध भी बताऊंगा क्या होता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो आप अपना डाउट भी कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो हमारे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है भाई तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा हमारा। इसलिए आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप अपना डाउट बताइए। हालांकि मैंने कोई डाउट्स वैसे तो छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस चैनल पर रोज़ मैथ, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।